हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रेस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका शाहिन सर। और बच्चे, स्वागत है आपका रेस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का एक इमर्जिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री और फिजिक्स की पूरी सीरीज स्टार्ट करी है। तो इसी बैकड्रॉप में बच्चे, मैं जूलॉजी की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, और जहां पे मैं जूलॉजी का पूरा पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बच्चे? तो इस सीरीज को मैं सबसे पहले एनिमल किंगडम से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और जहां पे हम किंगडम एनिमलिया को पूरा डिटेल में लेके पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चे, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमलिया को। चलो बच्चों, तो किंगडम एनिमलिया को बच्चे स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल भी एनसीईआरटी की लाइन नंबर 1 पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे, जूलॉजी का हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे कि एनिमल किंगडम कहां से आया और इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है। इसलिए बच्चों, यहां पे हम एनिमल किंगडम को थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके डिस्कस करेंगे। हटके डिस्कस करने का मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे हम एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे। हम बच्चे कुछ और चैप्टर्स का सहारा लेके यहाँ पे हम इस किंगडम एनिमलिया को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम कुछ चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे, और ताकि हम एनिमल किंगडम के ऊपर पहुंचेंगे। आपको बात समझ आ रही ना? तो इसलिए बच्चे, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा अपने लेक्चर को, वो मैं सेल थ्योरी से करने जा रहा हूं। बच्चे, आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा एक चैप्टर रहता है, उसके अंदर बच्चों आपने सेल थ्योरी को पढ़ा होगा। तो सेल थ्योरी जो थी, वो एक शील्डन एंड शिवान ने दी थी, जो बच्चे एक बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक सेल थ्योरी को दिया है, जिसमें सेल थ्योरी स्टेट करती है क्या बच्चे? याद रखिएगा, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक सेकंड बच्चे, शाबाश, क्या स्टेट करती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा बच्चे, तो सेल थ्योरी स्टेट करती है all living organisms are composed of cells and cell products। याद रखिएगा बच्चे। तो इस वक्त बच्चे, हमें यहां पे सेल थ्योरी के डिटेल में नहीं जाना है। बस हमने एक चीज जाननी है कि सेल थ्योरी कहती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों जो एग्जिस्ट करता है हमारी धरती के ऊपर, बच्चे वो डेफिनेटली कम से कम एक सेल का बना होगा, है ना? तो इसी बैकड्रॉप पे हम देखते हैं, हमारे पास बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, याद रखिएगा, हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों यूनिसेल्यूलर होंगे, या तो वो बच्चे क्या होंगे? यूनिसेल्यूलर होंगे, या वो बच्चे क्या होंगे? मल्टी सेल्यूलर। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहां से हमें एक पॉइंट क्लियर होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एट लीस्ट एक सेल का बना होना चाहिए, है ना? तो ये कौन स्टेट कर रहा है बच्चों? हमारी सेल थ्योरी। आगे चलते हैं बच्चे। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी सेल्स जो होती है बच्चे, वो आपस में कोऑर्डिनेट करती है, इंटरेक्ट करती है, और बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज बनाते हैं, है ना? तो बहुत सारी सेल्स जो होती है बच्चे, एक ही टाइप की सेल प्लस दियर मैट्रिक्स जो होगा, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके बच्चों टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यूज इन टर्न कोऑर्डिनेशन करके बच्चे ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स इन टर्न बच्चों आपस में कोऑर्डिनेशन करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बच्चों ऑर्गन सिस्टम्स इन टर्न आगे जाके क्या बनाते हैं बच्चों? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, उनको कुल मिला के हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ध्यान से सुनिएगा, तो इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब आप देखेंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब आप देखेंगे, तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा प्लांट भी होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, है ना? तो इसमें हमारा प्लांट भी होगा। अगर आप देखेंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लांट्स भी होंगे, इनमें मोनिरा भी होगा, जैसे हम बोलेंगे इनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें फंजाई होगा, इनमें कोई भी एनिमल होगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम एक टर्म से जानते हैं जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर?
अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा बैक्टीरिया भी आता है, फंजाई भी आता है, एल्गी भी आता है, प्रोटिस्टा भी आता है, प्लांट भी आता है और एनिमल भी आता है। तो अब अगर हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपस में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे से इनको अलग अलग नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो बच्चे वहां पे एक एम्बिग्यूटी हो जाएगी, कंफ्यूजन होगा। तो हमें नहीं पता होगा एनिमल और प्लांट में क्या फर्क है, फंजाई और बैक्टीरिया में क्या फर्क है। तो इसीलिए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ गई है। तो जिसके बैकड्रॉप में बहुत सारे साइंटिस्ट टाइम टू टाइम आ गए और उन्होंने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई या कैटेगराइज करने की कोशिश करी है। तो जिस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले करने की कोशिश किसने करी थी? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो जरूरत पड़ गई थी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करने की, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की जो बेसिस थी वो किसने डाली थी? तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने इसको स्टार्ट किया था। रिमेंबर, किसने स्टार्ट किया था? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो भी उस जमाने में एग्जिस्ट कर रहे थे, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 प्लांट्स एंड नंबर 2 एनिमल्स। याद रखिएगा किस बेसिस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया गया? ऑन some basis of characteristics which we call as morphological characters। किस बेसिस के ऊपर? morphological characters। शाबाश, morphological characters। याद रखिएगा बच्चे, किन कैरेक्टर्स के ऊपर इनको क्लासिफाई किया गया प्लांट्स एंड एनिमल्स में? शाबाश, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इन टर्न प्लांट्स को डिवाइड किया गया था और 3 ग्रुप्स में। प्लांट्स को इन टर्न डिवाइड किया गया था किसमें? तो बच्चे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था इनटू हर्ब्स, नंबर 2 श्रब्स एंड नंबर 3 ट्रीज। तो कुल मिला के सारे प्लांट्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था, कैटेगराइज किया गया था 2 ग्रुप्स में। एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था? 2 ग्रुप्स में, जिनको हम बोलते हैं बच्चे एनिमल्स विथ रेड ब्लड, एनिमल्स विथ रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। रिमेंबर, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। ध्यान से सुनिएगा। तो इनको किसमें क्लासिफाई किया गया था? एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में, एनिमल्स विद द रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। उसके बाद बच्चे ये क्लासिफिकेशन का सिलसिला और आगे चलता रहा और नंबर 2 पे हमारे एक और टैक्सोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था लीनियस। शाबाश। तो लीनियस ने बच्चे एक और क्लासिफिकेशन दे दी जिसको हम बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। शाबाश, क्या बोलते हैं उसको हम? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में लीनियस ने इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। नंबर 1 किंगडम जो था दैट वाज किंगडम एनिमलिया, दैट वाज किंगडम एनिमलिया एंड नंबर 2 किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे। तो 2 किंगडम्स में इसको क्लासिफाई किया। क्लियर बच्चों? उसके बाद क्लासिफिकेशन का सिलसिला और आगे चलता रहा और उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था बच्चे, दैट वाज R.H. विटाकर। रिमेंबर द नेम बच्चे, R.H. विटाकर। तो R.H. विटाकर ने क्या किया? R.H. विटाकर इन द ईयर 1969। तो बच्चों उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दे दी जिस क्लासिफिकेशन को हम नाम क्या देते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में जितने भी हमारे पास ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, धरती के जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया? सॉरी, कितने किंगडम्स में डिवाइड किया गया? बच्चों उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। तो जिनको हम यहाँ पे हम
डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो 5 किंगडम्स में इसको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। किसने क्लासिफाई करा? आर.एच. विटाकर इन द ईयर 1969। तो सबसे पहले कौन सा किंगडम दिया गया? सबसे पहले किंगडम मोनेरा। रिमेंबर बच्चों, किंगडम मोनेरा। नंबर नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। एंड नंबर थर्ड किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। नंबर नेक्स्ट किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे। एंड लास्ट वाला जो बच्चे किंगडम था दैट वाज किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया। रिमेंबर बच्चे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये। अब किंगडम मोनेरा में हमने अभी बात करी कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती के ऊपर थे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा किसको बोला गया? अगर आप देखेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं बच्चे? इसमें यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर प्लस इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। शाबाश, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पल्स की जब हम बात करेंगे तो बच्चों इसमें बैक्टीरिया आते हैं। शाबाश, कौन से आते हैं? इसमें बैक्टीरिया आते हैं। नंबर सेकंड प्रोटिस्टा में कौन आता है? प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्यूलर ही आ जाएंगे, इसमें भी यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे प्लस वो क्या होंगे? वो यूकैरियोटिक होंगे। रिमेंबर, वो यूकैरियोटिक होंगे, उनमें वेल डेवलप्ड ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे प्रोटिस्टा में कौन आता है? प्रोटिस्टा में हमारा इम्यूबा आता है, हमारा इम्यूबा आता है, हमारा यूग्लिना आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें इम्यूबा आएगा, यूग्लिना आएगा। नंबर नेक्स्ट पैरामीशियम आएगा, पैरामीशियम। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट फंजे की बात करेंगे। तो बच्चे फंजे को अगर आप देखेंगे, फंजे में अगर आप देखेंगे मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर। तो ये क्या होंगे? मल्टी सेल्यूलर होंगे प्लस यूकैरियोटिक होंगे। नंबर नेक्स्ट यूकैरियोटिक होंगे प्लस इनका कैरेक्टर रहता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो फाइलामेंटस होती है, फाइलामेंटस बॉडी होती है। आर यू गेटिंग बच्चे? तो पहला कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, रादर ऑर्गेनिजम्स है जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोटिक देखा गया? प्रोटिस्टा। कौन सा ऐसा पहला फाइलम है जो यूकैरियोटिक है लेकिन मल्टी सेल्यूलर है? तो फंजाई। लेकिन बच्चों जब हम अपनी एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर देखते हैं उसमें बिल्कुल लिखा गया है कि फंजाई के अंदर आपको इसमें से एक एक्सेप्शन मिलेगी। जैसे मैं नोट पॉइंट करके लिखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट रहेगा बच्चे हमारा। नोट पॉइंट क्या होगा कि जितने भी फंजाई के मेंबर्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक है एक्सेप्ट वन जिसका नाम है यीस्ट। याद रखिएगा। तो यीस्ट जो है, यीस्ट जो है जिसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्विसे, सैक्रोमाइसिस सर्विसे जो है बच्चे, इसको जब आप देखेंगे तो ये भी फंजाई में आता है लेकिन इसकी बॉडी को जब आप देखेंगे सैक्रोमाइसिस सर्विसे जो है ये क्या है बच्चों? ये यूनिसेल्यूलर रहेगा। रिमेंबर द ओनली फंजाई विच इज यूनिसेल्यूलर बच्चे दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसे यीस्ट, जो एक एक्सेप्शन रहता है किंगडम फंजाई के अंदर। नंबर नेक्स्ट मूविंग टू द किंगडम प्लांटे। अब प्लांटे के अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे? तो प्लांट्स के अंदर या प्लांटे के अंदर मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, ये भी मल्टी सेल्यूलर होंगे प्लस ये यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे प्लस इनमें क्या होगा? इनमें सेल्यूलोसिक, इनमें सेल्यूलोसिक सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगा प्लस इनमें जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी इनमें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी इनमें। प्लस इनमें एक और कैरेक्टर रहता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है वो रहता है
स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है, स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में रहता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रखिएगा, तो किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च की फॉर्म में रहता है। तो कुल मिला के बच्चे ये कैरेक्टर्स जो है ये प्लांट्स के हैं। तो प्लांट को इन टर्म बच्चे फिर क्लासिफाई किया गया, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मिया एंड एंजियोस्पर्मिया, जो हमारा टॉपिक इस वक्त नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है किंगडम एनिमलिया के ऊपर जाना और देखना कि किंगडम एनिमलिया कहां से आया। नंबर लास्ट किंगडम जो है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो वो कौन सा है बच्चे? वो है किंगडम एनिमलिया। कौन सा? किंगडम एनिमलिया। देखिएगा, अगर आप इस किंगडम एनिमलिया को देखेंगे तो इस किंगडम एनिमलिया के अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो किंगडम एनिमलिया के अंदर जब आप देखेंगे, इस किंगडम एनिमलिया के अंदर भी कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? वो भी मल्टी सेल्यूलर होंगे, वो भी मल्टी सेल्यूलर होंगे, प्लस वो भी यूकैरियोटिक होंगे। दे आर आल्सो यूकैरियोटिक। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, यूकैरियोटिक के बाद उनमें क्या होता है? उनमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है। याद रखेंगे, इनमें क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो हॉलोजोइक होगा या वो सैप्रोफिटिक होगा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उधर लिखा हुआ है कि हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। प्लस एक और कैरेक्टर इनकी बॉडी में जो होता है कि ये लोकोमोशन दिखाते हैं, लोकोमोशन, दे शो लोकोमोशन। प्लस इनमें जो स्टोर्ड फूड रहता है, स्टोर्ड फूड जो होता है, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या बच्चे हम लिख सकते हैं फैट, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। तो इसका मतलब हुआ हमारी धरती के ऊपर जितने भी हमने वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे थे, उन सब में हमने एक ग्रुप ऐसा देखा जिनके कैरेक्टर्स कुल मिला के ये सारे हैं, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया एनिमलिया। तो इस तरीके से अब हमने देखा एनिमल जो भी होंगे, जिनको भी हम एनिमल्स बोलेंगे, यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेल्युलर होंगे, लोकोमोशन दिखाएंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उसके बाद लोकोमोशन दिखाएंगे, और उनकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन या फैट की सूरत में फूड मटेरियल रिजर्व या क्या रहता है बच्चों? स्टोर रहता है। प्लस में सेलुलोसिक सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी सेल वॉल एनिमल की सेल्स में नहीं होता है। यहां तक बच्चे आपको समझ आई बात? नंबर नेक्स्ट, इसी क्लासिफिकेशन को फिर से और आगे किया है, और एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कार्ल वूस। ध्यान से सुनिएगा, कार्ल वूस प्लस हिज कोवर्कर्स, शाबाश, प्लस हिज कोवर्कर्स, यानी कार्ल वूस के साथ उनके कुछ साथियों ने मिलके एक और क्लासिफिकेशन दे दी, जिस क्लासिफिकेशन का नाम क्या है? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, शाबाश, जिसका नाम है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। या बच्चे हम इसी को एक और नाम देते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब आप बोलेंगे सर ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहां से आया? तो देखिएगा बच्चे, इस क्लासिफिकेशन में कार्ल वूस ने क्या किया है? उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, 3 डोमेन्स दिए, 3 डोमेन्स को दिया गया, शाबाश, 3 डोमेन्स दिए गए, 3 डोमेन्स। कौन कौन सा डोमेन? देख लीजिएगा बच्चे, सबसे पहले आर्चे दिया गया, आर्चे। नंबर सेकंड बैक्टीरिया, एंड नंबर थर्ड यूकैरिया, यूकैरिया। अब देखिएगा, असल में जो आर्चे एंड बैक्टीरिया था ये निकाले गए हैं मोनिरा से। इनको कहां से निकाला गया? मोनिरा को ब्रेक करके ये 2 निकाले गए। उसके बाद यूकैरिया में बाकी रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम्स होते हैं। मोनिरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। उसके बाद मोनिरा के बाद प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया तो ये देख सकते हैं बच्चे, ये था वो क्लासिफिकेशन जिसके ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। और बच्चे हमें चाहे आप बच्चे बात करो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की या आप 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करो, तो हमें बच्चे एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल गया जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया। तो अब आपने ये समझा किंगडम एनिमलिया में पूरी धरती के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे मल्टीसेलुलर जो होंगे, यूकैरियोटिक होंगे जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हालोजोइक, सैप्रोफाइटिक जिसको हम हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे, उसके बाद वो लोकोमोशन दिखाएंगे, उसके बाद बच्चों उनकी बॉडी में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन या फैट की सूरत में फूड को स्टोर किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे किंगडम एनिमलिया वजूद में आता है। तो बच्चों आगे मूव ऑन करेंगे, नंबर नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिएगा, तो किंगडम एनिमलिया को अब हम यहां से डिस्कस करेंगे और यहां से हमारी एनसीईआरटी की कहानी एनिमल किंगडम की स्टार्ट होती है। देखो बच्चों, हमारी एनसीईआरटी स्टार्टिंग में ही लिखती है कि व्हेन वी लुक अराउंड we observe different animals with different structures and body form. What does it mean? इसका मतलब हुआ बच्चे, हम जब भी अपनी सराउंडिंग में धरती के ऊपर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। बात समझ आ रही ना? यानी जब हम किसी भी दो एनिमल्स को देखते हैं, हम देखते हैं उन दो एनिमल्स की जो आपस में बॉडी की फॉर्म होती है, बनावट जो होती है, वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलती जुलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल को उठाएंगे और हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्ड को उठाएंगे। बच्चों दोनों मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, एनिमल दोनों हैं, लेकिन हमारे बीच जब आप बर्ड और ह्यूमन को देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, हमारी बॉडी फॉर्म अलग है। जैसे आप देखेंगे बर्ड में विंग्स है, हमारे पास विंग नहीं है। बर्ड में बीक है, हमारे पास बीक नहीं है। तो हमारे पास हेयर्स है, उसके पास हेयर नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमने और उस बर्ड के बीच में अलग अलग होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि व्हेन वी लुक अराउंड वी ऑब्जर्व डिफरेंट लिविंग रादर एनिमल्स विद डिफरेंट बॉडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। बात समझ आ रही ना? तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि आज तक की डेट में टिल नाउ, हम ऐसे भी लिखेंगे बच्चे, ओवर 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज have been discovered till date। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक मोर और लेस 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज को डिस्क्राइब किया गया है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। मानो बच्चों, अब हमारे पास जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिनको हमने बोला था कि 1 मिलियन स्पीशीज है, मान के चलते हैं बच्चे, ये वो 1 मिलियन स्पीशीज है। समझेगा बच्चे, ये वो 1 मिलियन स्पीशीज है। तो हमने कहा कि हमारे पास 1 मिलियन स्पीशीज है। देखो बच्चों, अब जो ये हमारे पास 1 मिलियन स्पीशीज है, तो बच्चे इसमें हमारा फ्रॉग भी आएगा, इसमें काऊ भी आएगी, एलिफेंट भी आएगा, डॉग भी आएगा, स्क्विरल भी आएगा, ईगल भी आएगा, कैमल भी आएगा, वेल भी आएगी, है ना बच्चे? इसमें मोलस्कर्स भी आएंगे। तो कुल मिला के ये सारे एनिमल्स जो हैं, अब क्या है, अगर हम इन एनिमल्स को फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, जैसे हमने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया, किस किस में, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, तो हमें पता चला कि एनिमल और प्लांट में क्या फर्क है। अब अगर हमारे पास कुल मिला के 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज है, अगर ये 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज है, तो बच्चों अगर हमने इन एनिमल स्पीशीज को फर्दर आपस में डिफरेंशिएट नहीं करा, मान लीजिएगा हमने अभी बात करी बर्ड और ह्यूमन की, बच्चों अगर हम इन दो को अलग अलग क्लासिफाई नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए ये दोनों एनिमल ही है ना, फिर हमारे लिए बर्ड भी एनिमल है, ह्यूमन भी एनिमल है, वेल भी एनिमल है, तो स्नेक भी एनिमल है। तो इसीलिए देयर इज ए नीड टू क्लासिफाई और कैटेगराइज दीज लिविंग एनिमल्स, देयर इज ए नीड टू क्लासिफाई दीज एनिमल्स सो दैट कि वहां पे जो एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। इसीलिए हमने इधर लिखा है व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रादर एनिमल्स। एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ी है, तो उसको हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि व्हेन वी क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो बच्चे हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमैटिक पोजीशन देते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन का क्या मतलब हुआ, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों क्लासिफिकेशन
Classification gives a systematic position to newly described species. अब यहां पे हम एनिमल्स की बात करेंगे तो मैं एनिमल स्पीशीज लिखूंगा, अदरवाइज किसी भी स्पीशीज को, चाहे प्लांट स्पीशी हो, बैक्टीरिया की हो, व्हाटएवर। तो यहां पे हम क्या बात करेंगे कि जब भी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो बच्चों क्लासिफिकेशन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उस स्पीशी को एक सिस्टमैटिक पोजीशन देता है। अब ये सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है बच्चों, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करते हैं उसको हम एक हायरार्किकल रैंक देते हैं जिसको टैक्सॉन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर किंगडम कौन सा है, जैसे हमने बोला कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके पास हमने 5 किंगडम्स दिए। क्या वो किंगडम मोनेरा में आता है, प्लांटे में आता है, फंजे में आता है या किंगडम एनिमलिया में आता है? फिर इंटर्न किंगडम के अंदर डिविजन्स या बच्चे फाइलम्स होते हैं, तो कौन सा फाइलम आएगा? फिर फाइलम के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद आर्डर आएगा, आर्डर के बाद फैमिली आएगी, फैमिली के बाद जीनस आएगा और जीनस के बाद स्पीशीज आएगी। तो इन्हीं टैक्सोनॉमिक हायरार्की रैंक्स को बच्चे हम टैक्सॉन बोलते हैं और एक सिस्टमैटिक पोजीशन बोलते हैं कि किस किंगडम में, किस फाइलम में, किस क्लास में, किस आर्डर में, किस जीनस में, किस स्पीशीज में एक स्पीशी को हम रख रहे हैं बच्चे, हम उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। तो जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अब क्लासिफाई करेंगे असल में हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक पोजीशन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? सिस्टमैटिक पोजीशन। तो इसीलिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। चलिएगा अब मान के चलते हैं बच्चों हमारे पास 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज है ना। देखिएगा अब साइंटिस्ट्स ने इन 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज को जब क्लासिफाई किया तो अब ये किंगडम एनिमलिया सारा है ना, ये सारा कुल मिला के किंगडम एनिमलिया है, ये सारा किंगडम एनिमलिया है। अब इस एनिमल किंगडम के बहुत सारी स्पीशीज है, 1 मिलियन स्पीशीज। तो उन स्पीशीज को इन साइंटिस्ट्स ने, टैक्सोनॉमिस्ट्स ने फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई करके डिफरेंट फाइलाज में किया, क्योंकि किंगडम के बाद एक और सब कैटेगरी जो भी आती है वो है फाइलम। तो इस किंगडम एनिमलिया को जिसके पास ओवर 1 मिलियन स्पीशीज है, इस किंगडम एनिमलिया को मोर और लेस 35 एनिमल फाइलाज में क्लासिफाई किया गया। रिमेंबर, मोर और लेस 35 एनिमल फाइलाज में क्लासिफाई किया गया। किस बेसिस के ऊपर वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन फाइलाज को बच्चों जब हम देखते हैं 2 मेन कैटेगरीज हैं, 2 ग्रुप्स हैं इन फाइलाज की। एक को हम बोलते हैं मेजर फाइला और दूसरे को बोलते हैं माइनर फाइला। तो मेजर फाइला में हमारे पास ऑलमोस्ट 11 फाइलाज आते हैं। आउट ऑफ 35 11 आर मेजर फाइलाज व्हाइल एज द रेस्ट आर माइनर फाइलाज। बात समझ आ रही ना? तो ये 11 मेजर फाइला जो है, इन्हीं 11 मेजर फाइलाज के ऊपर हमारा किंगडम एनिमलिया पूरा चलेगा। इसीलिए हमने किंगडम एनिमलिया में इन्हीं 11 मेजर फाइलाज को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन एनिमल फाइलाज को एक क्रोनोलॉजी में, एक आर्डर में याद रखने के लिए बच्चे, क्योंकि इनका आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके जब हम फाइलाज को पढ़ेंगे तो वहां इनका आर्डर याद रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन 11 मेजर फाइलाज को याद रखने के लिए हमने बच्चों यहां पे एक एक्रोनिम, बहुत ही जबरदस्त एक्रोनिम याद करने के लिए बनाया है। तो इस एक्रोनिम को अगर आप देखेंगे बच्चे तो टिप ऑफ द टंग हमारे एनिमल किंगडम के सारे फाइलाज याद रहेंगे। तो हमारा जो एक्रोनिम है वो यूं है, पेरेंट्स कैन। बस फिर इसमें एक चीज याद रखनी है, कैन के बाद एक एक्स्ट्रा सी आएगा। पेरेंट्स कैन एब्सोल्यूट पे एब्सोल्युटली एनीथिंग एंड मोल्ड एवरी हंग्री चाइल्ड। रिमेंबर, पेरेंट्स कैन एक्स्ट्रा सी, पेरेंट्स कैन पे एब्सोल्युटली एनीथिंग एंड मोल्ड एवरी हंग्री चाइल्ड। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सा फाइलम है? तो बच्चों एक्रोनिम का जो भी वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अपने फाइलम के साथ। जैसे पेरेंट्स का जो पी है वो रिप्रेजेंट करेगा पोरिफेरा, जिनको हम एक और नाम देते हैं पोरिफेरा ऑल नोन एज स्पॉन्ज। ध्यान से सुनिएगा, पोरिफेरा आर आल्सो नोन एज स्पॉन्जेस, है ना। नंबर 2 कैन का सी जो है वो सीलेंट्रेटा, जिनको हम एक और नाम देते हैं नाइडीरिया, इनको एक और नाम नाइडीरिया देता है। नंबर 2 जो सी मैंने बोला था यहां पर ड्रॉप करने के लिए, टीनोफोरा, जिनको हम क्या बोलेंगे बच्चे? कॉम जेलीज,
या जिनको हम एक और नाम देते हैं सी वॉलनट्स, पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में। नंबर सेकंड, PAY, पे का पी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्लेट हेलमिंथीज, जिनका दूसरा नाम होता है फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। तो इसी तरीके से हर किसी वर्ड का पहला अल्फाबेट रिप्रेजेंट करेगा अपने कंसर्न्ड फाइलम को। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो भी फाइलास हमने पढ़ने इस यूनिट में, वो सबसे पहले पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो बच्चे ये सारे हमारे 11 मेजर फाइलाज रहेंगे जिनको हमने किंगडम एनिमलिया में पूरा डिटेल में लेके चलना है। तो आई होप बच्चे यहां तक अब आपको समझ आया होगा, है ना। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो बच्चों, अभी हमने बात करी कि साइंटिस्ट्स ने कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर इस किंगडम एनिमलिया को इनटू 35 मोर और लेस 35 एनिमल फाइलाज में क्लासिफाई किया। क्या बच्चों इज इट लाइक जैसे मैंने ये भी बोला कि ये हमारे सारे एनिमल हैं इधर, क्या मैंने बच्चों एक ग्रुप को उठाया बोला आप पोरिफेरा हो, दूसरे ग्रुप को बोला आप सीलेंट्रेटा हो, तीसरे ग्रुप को बोला मैंने टिनोफोरा हो? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। फिर बच्चे हमने इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी ये एनिमल किंगडम है, इन एनिमल किंगडम को हमने पहले एक जगह इकट्ठे मानो जैसे किया, और फिर हमने किसी कैरेक्टर को उठा के देखा कि वो कैरेक्टर किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स हमने किंगडम एनिमलिया को इन 11 मेजर फाइलाज में क्लासिफाई किया। बात समझ आ रही ना। तो वो कैरेक्टर्स, जिन कैरेक्टर्स के ऊपर किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई किया गया इनटू दीज 11 मेजर फाइलास, बच्चे दोज कैरेक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और वी कैन से दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड टू क्लासिफाई दीज एनिमल्स, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए बच्चों मैं ऊपर लिखता हूं व्हाट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैं लिखूंगा बच्चे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑल दोज कैरेक्टर्स, मैं लिखूंगा ऑल दोज characteristics या characters which are used to classify, animals, वो फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे बच्चे? फॉर्म्स वही बनाएंगे, क्या? फॉर्म्स बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब हुआ वो कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स बच्चे क्या करेंगे, जिनके ऊपर हम किंगडम एनिमलिया को इनटू वेरियस फाइलाज क्लासिफाई करेंगे, उन कैरेक्टर्स को नाम क्या देंगे? बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लियर? चलो बच्चों, अब जब हम एनिमल के फीचर्स की बात करेंगे, मैं एनिमल फीचर्स की बात करूंगा, यानी एनिमल्स के क्या क्या फीचर हैं। तो बच्चे अब आपको याद होना चाहिए, जब हमने 5 किंगडम और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन देखी, उसमें हमने एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स देखे, जैसे ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद बच्चे दे शो लोकोमोशन, उसके बाद बच्चे सेल वॉल एब्सेंट, उसके बाद दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। बच्चे ये सारे कैरेक्टर्स किनके हैं? एनिमल्स के, है ना। तो अब देखो बच्चों, जो कैरेक्टर हर किसी एनिमल की बॉडी में, हर किसी एनिमल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, बच्चे उस कैरेक्टर को हम नाम देते हैं जनरलिस्टिक कैरेक्टर और जनरलिस्टिक फीचर। तो क्या मैं बोलूंगा? जनरलिस्टिक फीचर्स आर सिमिलर टू ऑल द एनिमल्स। तो वही बात है ना। तो मैं लिखूंगा अब कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टर है बच्चे जो कॉमन और सिमिलर टू ऑल एनिमल्स है। क्या मैं बच्चे लिख सकता हूं मिसाल के तौर पर ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, शाबाश, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, कामा एक और कैरेक्टर ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक। रिमेंबर बच्चों, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, ऑल एनिमल्स शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, शाबाश, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनिएगा, ये तो एनिमल का फीचर है ना। चलो, क्या बच्चे मैं ऐसे फीचर्स को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बना सकता हूं? मैंने ऊपर लिखा जो कैरेक्टर्स यूज होंगे क्लासिफाई करने में एनिमल्स को, उनको हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्या बच्चे मैं इन जनरलिस्टिक कैरेक्टर्स को बना सकता हूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हर किसी में प्रेजेंट है? मानो बच्चे सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर है, क्या मैं बोल सकता हूं मल्टीसेलुलर कैरेक्टर यूज होगा टू क्लासिफाई एनिमल्स? नहीं होगा बच्चे। जब सारे के सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर है तो ये कैरेक्टर होगा ही नहीं यूज,
ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रूव नहीं कर सकता। नंबर नेक्स्ट यूकैरियोटिक, सारे के सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक है, ये नहीं बना सकता बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सारे के सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकते, तो ये भी तो नहीं बन सकता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए बच्चों यहां पे हम एक पॉइंट याद रखेंगे, क्या कि जितने भी जनरलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर टू ऑल एनिमल्स है बच्चे, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे बच्चे, ये कैरेक्टर्स नॉट यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन। रिमेंबर, नॉट यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो हर एनिमल के पास प्रेजेंट होगा, तो बच्चों ऐसा कैरेक्टर बिल्कुल भी एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या नहीं होगा बच्चे, वो एनिमल क्लासिफिकेशन में यूज ही नहीं होगा। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, एनिमल फीचर्स का ही कुछ फीचर होते हैं बच्चे जिनको हम फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। तो फंडामेंटल फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो एक एनिमल ग्रुप में प्रेजेंट होगा, दूसरे एनिमल ग्रुप में एब्सेंट होगा। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन भी देखेंगे, वहां लिखा हुआ है कि दीज कैरेक्टर्स आर सिमिलर इन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ग्रुप में पाया जाएगा, दूसरे ग्रुप में नहीं पाया जाएगा। जैसे बच्चों मैं एक और एग्जांपल दूंगा, अगर मैं कहूं बर्ड और हमने ह्यूमंस को आपस में अलग अलग करना है, बोथ आर एनिमल्स, अब इनको कैसे अलग अलग करेंगे? अगर मैं बोलूं बच्चे मैं ले लूंगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विंग, तो मैं देखूंगा बर्ड्स में विंग प्रेजेंट है, एनिमल में विंग एब्सेंट है, तो मैं कहूंगा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द विंग इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द बर्ड, है ना। तो इसी तरीके से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनको हम नाम देते हैं फंडामेंटल फीचर्स। तो जिसको हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे, उन्होंने लिखा है सेल अरेंजमेंट, सेल अरेंजमेंट, नंबर सेकंड बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, नंबर नेक्स्ट बॉडी कैविटी, या जिसको हम लिखेंगे बच्चे नेचर ऑफ सीलोम, नेचर ऑफ सीलोम। उसके बाद बच्चों कंप्लेक्सिटी, कंप्लेक्सिटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम, in digestive system, complexity in digestive system, comma respiratory system, respiratory system, comma circulatory system, circulatory system, एंड बच्चों उसमें लास्ट में रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, जो ये सारे कैरेक्टर्स है ना, अगर आप इन सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे तो ये सारे कैरेक्टर्स हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं है। जैसे हमने आगे जाके इनको डिटेल में पढ़ना है, सेल अरेंजमेंट, क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स है वो टिश्यू बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्या टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्या ऑर्गन सिस्टम बनता है कि नहीं बनता है। तो इसका मतलब हुआ कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें सेलुलर लेवल होगा, टिश्यू लेवल होगा, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, तो इजीली सेल अरेंजमेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बना सकता है। नंबर सेकंड बॉडी सिमेट्री, क्या बॉडी सिमेट्री है कि सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है, कौन सी टाइप ऑफ सिमेट्री है, तो अगेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बना सकता है। इसी तरीके से ये सारे कैरेक्टर्स जिनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, अब अगर मैं लिखूं बच्चों कि ये सारे जनरलिस्टिक कैरेक्टर, सॉरी फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो हैं, क्या मैं लिख सकता हूं यूज्ड इन कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन, यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन, तो इनको हम एनिमल क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे। अगर हम इनको एनिमल क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, क्या मैं बोल सकता हूं कि यही कैरेक्टर्स बनाएंगे, दे फॉर्म, ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, दे फॉर्म बेसिस ऑफ, दे फॉर्म बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, दे फॉर्म बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। बच्चों बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं। They form basis of animal classification, animal classification। चलो बच्चों, तो बताइएगा बच्चे यहां तक आपको समझ आया कि नहीं, शाबाश। चलिएगा, तो इसका मतलब हुआ बच्चों
कि हमारे पास जो ये कैरेक्टर्स है फंडामेंटल कैरेक्टर्स, यही कैरेक्टर्स एनिमल क्लासिफिकेशन बनाते हैं, है ना बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो बच्चे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वही हुआ कि जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो एक ग्रुप के अंदर कॉमन थे और दूसरे ग्रुप में एब्सेंट थे, उन्हीं को हमने नाम दिया था बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। और उसी में हम सबसे पहली कैरेक्टर जो है, सबसे पहला बेस है जिसके ऊपर हमने किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई किया, तो बच्चे वो पहला कैरेक्टर जो है, वो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो रिमेंबर द वर्ड बच्चे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ, अभी जब हमने पहले ही सेल थ्योरी में कंसेप्ट पढ़ाया था, मैंने कहा था बच्चों, मान के चलते हैं एक मल्टीसेलर एनिमल है, क्योंकि हर कोई एनिमल मल्टीसेलर है। मान के चलते हैं उस एनिमल की जो बॉडी है वो बनी है बहुत सारी सेल्स का, क्योंकि ये तो पता ही है कि एनिमल जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। देखो बच्चों, मान लीजिएगा ये एक एनिमल की बॉडी है, क्या इस एनिमल की बॉडी में ये सेल्स जो है आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू बना रही है कि नहीं बना रही है। तो अगर बच्चे इस लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल की बॉडी में ये सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेटेड है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चे हम कहेंगे ऐसे एनिमल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब अगर मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिखूं, मैं लिखूंगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लूज सेल एग्रीगेट होता है। ध्यान से सुनिएगा, इन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लूज सेल एग्रीगेशन देखने को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा कि सेल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, कम्युनिकेटेड नहीं होती है, कनेक्टेड नहीं होती है, इसीलिए लूज सेल एग्रीगेशन होता है। तो लूज सेल एग्रीगेशन से क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स जो इसमें होती है, कुछ सेल्स एक काम करती है, कुछ सेल्स दूसरा काम करती है, कुछ सेल्स एक और काम करती है, लेकिन टिश्यू नहीं बना रहा है। तो मैं कहूंगा लूज सेल एग्रीगेशन के बाद वहां पे होता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। किन में? एमंग सेल्स। ध्यान से सुनिएगा, वहां दिखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर एमंग सेल्स। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने पढ़ा है कि हमारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर हमने किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई किया, तो किस फाइलम के पास, जो हमने 11 फाइलम्स पढ़े थे पॉरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक, तो किस फाइलम में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलता है? तो इसमें आएगा फाइलम पॉरीफेरा। रिमेंबर, फाइलम पॉरीफेरा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर नेक्स्ट, इन टर्न अगर सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हुई, अगर सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जिसको हम बोलेंगे, अगर ये सेल्स आपस में जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है और टिश्यू बना रही है, लेकिन टिश्यू इंटर्न ऑर्गन नहीं बना रहा है, तो हम कहेंगे ऐसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें दिखने को मिलता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलता है सीलेंट्रेटा। किसमें? सीलेंट्रेटा प्लस और किसमें होता है? टीनोफोरा। रिमेंबर द नेम, टीनोफोरा। तो बच्चे यहां आपको याद रखना पड़ेगा किस फाइलम में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एग्जामिनेशन में वही पूछा जाता है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में होता है। नंबर नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर एक ऑर्गन को बनाते हैं, तो फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को हम कहेंगे एनिमल विद द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे हमारी एनसीईआरटी की एक लाइन होती है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी लिखती है एक लाइन के अंदर, एसेटल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइलास। बात समझ आ रही ना? तो यहां पे आपको दिखने को मिलता है कि अगर आप इस प्लेटिहेल्मिन्थेस को देखेंगे, आप इस प्लेटिहेल्मिन्थेस को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो चलो बच्चों हम भी लिखेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में बच्चों क्या होता है सर? इसमें होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेकिन बच्चों ये एनसीईआरटी का पहला ही पेज है। जब आप एनसीईआरटी का लास्ट वाला पेज देखेंगे उधर आपको टेबल 4.2 मिलेगा, तो जिसमें लिखा है साइलेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइलाज इन द एनिमल किंगडम। बच्चों उस टेबल में आपको दिखेगा, अगर आपको ये डायग्राम दिख रही होगी, लास्ट वाली टेबल जो है इसमें प्लेटिहेल्मिन्थीज जो है इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देखो बच्चों, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो इसका मतलब हुआ हमारी एनसीईआरटी ने ऊपर पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कि इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन टेबल के अंदर लिखा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा क्यों? तो बच्चे इसको हम थोड़ा सा यहां पे और डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, मान के चलते हैं बच्चे, हमने बात करी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलास, जैसे हमने बात करी है फाइलम पोरिफेरा, उसके बाद सीलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद टीनोफोरा के बाद हमारा आता है प्लेटिहेल्मिन्थीज, उसके बाद हमारा आता है प्लेटिहेल्मिन्थीज जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद आता है हमारा एस्केहेल्मिन्थीज, उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चलिएगा बच्चे, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं असल में मसला कहां पे है। चलिएगा, देखो बच्चों आप इसको देखिएगा एक सेकंड के लिए। चलो देखो बच्चों, ये प्लेटिहेल्मिन्थीज जो है, आप देखो प्लेटिहेल्मिन्थीज के ऊपर जितनी भी फाइलाज है, आई मीन के प्लेटिहेल्मिन्थीज से जो लोअर सारे फाइलाज हैं, आप देखो इनमें से बच्चे आप देखेंगे कि किसी में सेल्यूलर लेवल है, किसी में टिश्यू लेवल है, और उसके बाद जब हम प्लेटिहेल्मिन्थीज को इन दो के कंपैरिजन में देखते हैं तो इनमें कुछ ऑर्गन्स देखने को मिलता है, तभी हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, इन कंपैरिजन टू दीज लोअर फाइलाज इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके बाद जब मैं अभी थोड़ी देर आगे लेके जाऊंगा, आप देखेंगे प्लेटिहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें और देखने को मिलेगा नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। तो वो तो सिस्टम्स है ना बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इन कंपैरिजन टू दीज अगर आप इन सारों को देखेंगे एस्केहेल्मिन्थीज से आगे, इन सारों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए इनके कंपैरिजन में प्लेटिहेल्मिन्थीज का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त क्या होगा, वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग? तो बच्चे इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने, अगर आप देखेंगे यहां पे ऑर्गन लेवल लिखा और बच्चों यहां पे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल लिखा है। तो आई होप बच्चे आपको ये आंसर मिल गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ बच्चे, जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद जो भी फाइलम आएगा कॉर्डेटा तक, यानी एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर कहां तक, एस्केहेल्मिन्थीज तो कॉर्डेटा। तो इस तरीके से बच्चे हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे हमने पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट फाइलाज। क्लियर? उसके बाद लास्ट वाली स्लाइड में भी बच्चे इसमें होगी। तो उसके बाद बच्चों अगर हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा अब हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जब हम ऑर्गन सिस्टम के अंदर जाते हैं ना, तो बच्चों ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स में वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे मैंने अभी बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिन एनिमल्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होगा उनमें मान के चलते हैं बच्चे उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल्स दिए है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, क्या बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, डाइवर्सिटी है? तो इसीलिए उसको लिखा गया है कि जब हम ऑर्गन सिस्टम को डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में दिखते हैं, पढ़ते हैं, तो बच्चे हमें वहां दिखता है वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। दो एग्जांपल्स के थ्रू एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश करी। नंबर वन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इट मींस जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर बिल्कुल कॉर्डेटा तक डाइजेस्टिव सिस्टम कम होगा, है ना, देयर विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम, बट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट। तो इस बेसिस के ऊपर उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो
इसलिए बच्चे हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी है कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं? तो बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम जब इनकम्प्लीट होगा उसके अंदर क्या होता है? हैविंग ओनली सिंगल ओपनिंग, हैविंग ओनली सिंगल ओपनिंग, याद रखिएगा। अब ये सिंगल ओपनिंग जो होगी एक बॉडी के अंदर बच्चों, ये सिंगल ओपनिंग दोनों काम करती है, यानी बच्चे इट एक्ट्स एज माउथ, दिस सिंगल ओपनिंग एक्ट्स एज माउथ, इट आल्सो एक्ट्स एज एनस। आपको बात समझ आ रही है? तो बच्चे जब एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ही सिंगल कैविटी या ओपनिंग होगी वो एक्ट करेगी बोथ माउथ एज वेल एज एनस। क्या करेगी बच्चों? वो एक्ट करेगी बोथ माउथ एज वेल एज एनस। सच अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों ओपन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज आल्सो नोन एज, बच्चे इस प्लान को जहां पे एक बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होती है, इसको बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, याद रखिएगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। आप बोलेंगे सर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या हुआ? मान लीजिएगा बच्चे ये एक एनिमल की बॉडी मैंने यहाँ पे बनाई है। आप देखो बच्चों ये एनिमल की बाहर की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर जब आप गट देखेंगे इसका, जब आप बच्चों इसका क्या देखेंगे? गट देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, तो बच्चों आप देखो सिर्फ ये एक ओपनिंग होगी, सिर्फ ये ओपनिंग होगी और यही ओपनिंग एक्ट करेगी बोथ माउथ एज वेल एज एनस, बोथ माउथ एज वेल एज एनस। और दूसरी साइड से जो ओपनिंग होनी चाहिए थी वो है नहीं, इसीलिए बच्चे हम बोलेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लाइंड है। एक साइड ओपन है, दूसरी साइड बंद है, तो इसलिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला जाता है। नंबर सेकंड, किस में दिखने को मिलता है इस टाइप का बॉडी, इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम? तो बच्चों हमने अभी बात करी थी, अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटिहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हेंस कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका मतलब हुआ कि इस प्लैटिहेल्मिन्थेस, सॉरी क्या नाम है इसका, प्लैटिहेल्मिन्थेस में, फॉर एग्जांपल प्लैटिहेल्मिन्थेस में, तो बच्चे प्लैटिहेल्मिन्थेस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी ने लिखा था ऑर्गन लेवल है, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से आया? लेकिन बच्चे इनमें ऑर्गन लेवल इन कंपैरिजन टू लोअर फाइलाज होता है और बच्चों इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल इन कंपैरिजन टू हायर फाइलाज होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टू द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का माने क्या हुआ? कि जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा, यानी जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होंगे? हैविंग टू ओपनिंग्स। शाबाश, हैविंग टू ओपनिंग्स, याद रखो बच्चों, हैविंग टू ओपनिंग्स। जिन दो ओपनिंग्स में बच्चों एक ओपनिंग एक्ट करेगी एज माउथ, जिनमें एक एक्ट करेगी माउथ और जिनमें एक एक्ट करेगी एज एनस। क्लियर बच्चों? अब अगर आप यहां देखेंगे, मानो यही फिर से एनिमल की बात करूंगा मैं, अगर इस एनिमल की बॉडी में अब यहां एक ओपनिंग है, ये एक्ट करेगा इस वक्त माउथ, और अगर यहां पे एक और ओपनिंग होगी वो एक्ट करेगा एनस, तो मैं बोलूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, दो ओपनिंग्स है ना। तो बच्चे इसी पैटर्न को, इसी बॉडी के प्लान को हम एक और नाम देते हैं जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती है। बच्चे सच टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज नोन एज, आल्सो नोन एज tube within the tube body plan. शाबाश, tube within the tube body plan। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे आप देखेंगे एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप होगा, ये बाहर वाला पाइप बॉडी का पाइप मान लीजिएगा, बॉडी है, बॉडी की पाइप के अंदर एक और पाइप गट जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी एक पाइप के अंदर दूसरी पाइप, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब, और दोनों साइड से वो ओपन है, तो इसलिए दो ओपनिंग्स है, एक एक्ट करेगा माउथ, दूसरा एक्ट करेगा एनस। इसलिए बच्चे हम इसका नाम देते हैं क्या? इसका नाम हम देते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो किन में दिखने को मिलता है? तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चे ये किस में दिखने को मिलता है? तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखने को मिलता है प्लैटिहेल्मिन्थेस से आगे जब हम जाएंगे, यानी एस्के हेल्मिन्थेस से लेकर कहां तक? पूरे का पूरा जो कॉर्डेटा है वहां तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो आई होप आप बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लास्ट वाला जो है कि डाइवर्सिटी किस कैरेक्टर के ऊपर दिखाई गई है? कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ऑर्गन सिस्टम, उसमें दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो सकता है या क्लोज्ड हो सकता है। सर ओपन और क्लोज क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। व्हेन ब्लड इज पंप्ड, यानी जब ब्लड को पंप किया गया, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट moves into body cavities, into open body cavities। बच्चे उन बॉडी कैविटीज को हम एक और नाम देते हैं साइनसेस, या बच्चे हम उनको एक और नाम देते हैं लैक्यूने। मैं ऐसे समझाऊंगा बच्चे, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में जब हार्ट पंप करेगा ब्लड को, उसके बाद ब्लड ओपन बॉडी कैविटीज में ड्रेन करेगा डायरेक्टली सेल्स को, तो उसको हम नाम देते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जहां पे क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज नहीं होती है। तो किन में देखा जाता है इस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम? तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, यहां थोड़ा सा आपको डाइवर्सिटी याद रखनी पड़ेगी बच्चे। सबसे पहले एनालिडा का एक मेंबर जिसको हम लीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीच, उसमें दिखने को मिलता है। फिर उसके बाद सारे आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा यानी जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होगा उसमें। उसके बाद सारे मोलस्का में, किसमें बच्चों, सारे मोलस्का में, एक्सेप्ट मोलस्का का एक आर्डर आता है जो हम अभी क्लोजर में बात करेंगे, जिनका नाम है सेफलोपोडा। तो मोलस्का उनका एक आर्डर है किसमें, वो आएगा सेफलोपोडा, जिनमें क्लोजर होता है। नंबर नेक्स्ट बच्चे, उसके बाद एनालिडा बच्चे उसमें आ जाएगा। मोलस्का के बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, और बच्चों इसमें आएगा कॉर्डेट्स का एक ग्रुप जिनको हम नाम देते हैं यूरोकॉर्डेटा। तो ये आप याद रखेंगे बच्चे, इनमें क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर नेक्स्ट जो है वो है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चे व्हाट इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? इसका मतलब हुआ क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा, उसके बाद ब्लड मूव करेगा, फ्लो करेगा, सर्कुलेट करेगा थ्रू क्लोज्ड ब्लड वेसल्स विथ वेरिंग डायमीटर। क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं लिखूंगा व्हाट इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं लिखूंगा बच्चे ब्लड pumped by heart, blood pumped by heart circulates in closed blood vessels, in closed blood vessels with varying diameter। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, with varying diameter। यानी जब आप इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक होती है आर्टरी, आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स, और तीसरा होता है कैपिलरीज, तीसरा होता है कैपिलरीज। ठीक है ना। तो बच्चों जब हम एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं, वो लिखती है कि जब ब्लड को पंप किया जाएगा हार्ट से, फिर वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा जिनका डायमीटर वेरी करता है। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे, सबसे ज्यादा जो डायमीटर होता है वो सबसे ज्यादा वेन्स में होता है, बड़ा डायमीटर, उसके बाद आर्टरीज में होगा, और उसके बाद कैपिलरीज में तीसरे नंबर पे डायमीटर आएगा। तो कहने की बात है कि जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, उसके बाद ब्लड क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करेगा और डिफरेंट टिश्यूज या सेल्स के पास जाएगा, उस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नाम क्या देते हैं, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे किन में देखा जाता है, तो एग्जांपल्स की बात करेंगे बच्चों, थोड़ा सा यहां पे एग्जांपल्स के लिए जगह नहीं है, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल किन किन में दिखने को मिलता है। तो बच्चे ये दिखने को मिलता है सबसे पहले एनालिड्स में, एनालिडा में, लेकिन एनालिडा में एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है लीच, एक्सेप्ट लीच एनालिडा। उसके बाद बच्चों मैंने लिखा था मोलस्का में होता है ओपन टाइप, एक्सेप्ट मोलस्का का एक ग्रुप जिनको बोला जाता है सेफलोपोडा, सेफलोपोडा, जिस सेफलोपोडा में हमारा ऑक्टोपस आता है। नंबर नेक्स्ट इज, उसके बाद बच्चों इसमें आएगा कॉर्डेटा। कौन आएगा, कॉर्डेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या वेट बच्चे एक सेकंड सॉरी।
तो चलो बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो लास्ट में अब हमने देखा कि कैसे किंगडम एनिमलिया को ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने क्लासिफाई किया। तो बच्चे लास्ट में हमारे पास एक और पॉइंट है कि जितने भी एनिमल्स हमारे पास हैं, अब बच्चे उन सारे एनिमल्स को मिला के हम एक और नाम देते हैं मेटाजोआ। यानी सारे एनिमल्स को, किंगडम एनिमलिया को एक और नाम दिया जाता है मेटाजोआ। तो मेटाजोआ में बच्चे दो टर्म्स आती है हमारे पास, नंबर 1 इज पैराजोआ एंड नंबर नेक्स्ट इज यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ का मतलब बच्चों यहां पे आप याद रखेंगे, पैराजोआ उन एनिमल्स के लिए यूज होगा जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे अब जिनके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अब हमें पता है, वो है फाइलम पॉरीफेरा, है ना, वो है फाइलम पॉरीफेरा। तो इसका मतलब हुआ पॉरीफेरा को हम एक और नाम दे सकते हैं पैराजोआ। अब यूमेटाजोआ किसके लिए हम यूज करेंगे? तो बच्चे यूमेटाजोआ उन एनिमल्स को हम बोलेंगे जिनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से कहां तक होगा, टिश्यू लेवल से लेकर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। यानी जिन एनिमल्स में टिश्यू से लेकर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो बच्चे उनको हम एक और नाम क्या देंगे? यूमेटाजोआ। तो बच्चों जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सीलनट्रेटा से लेकर कहां तक बच्चों? लास्ट के कॉर्डेटा तक। बच्चे इन सारों को हम एक और नाम क्या देते हैं? यूमेटाजोआ। तो इस तरीके से बच्चे अब हमने देखा कि कैसे किंगडम एनिमलिया को हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके देखा कि कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसको क्लासिफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद किंगडम एनिमलिया के अंदर भी जितने भी एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमने कैसे कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर क्लासिफाई करके इनटू 11 मेजर फाइलाज क्लासिफाई किया, जिन कैरेक्टर्स में हमने सबसे पहला कैरेक्टर आज डिस्कस किया है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक बच्चे इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर, और इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक बच्चे सी यू।